बच्चों गुड मॉर्निंग। 10वीं क्लास में हम चैप्टर 3 कर रहे थे। आपका फिर से स्वागत है। आज हम रकम वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। रकम के सवालों को कैसे हल किया जाता है, उससे समीकरण कैसे बनाई जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसकी सबसे पहली बात, बच्चों आपने रकम को बड़े ध्यान से और समझकर पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। बड़ा आसान सी लाइन है कि 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं और गणित की एक प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इसका मतलब इस लाइन को पढ़ने से एक बात हमें समझ आ गई होगी कि लड़कियां लड़कों से संख्या में अधिक है। लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। कितनी ज्यादा है यह भी बता रखा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, या कहें 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है यानी जितने भी लड़के होंगे उनसे हमेशा 4 ज्यादा होंगी लड़कियां। मान लो लड़के 5 है, लड़कों की संख्या 5 है, तो लड़कियां उनसे 4 ज्यादा है, यानी 5 × 4 लड़कियां कितनी होंगी? 9। इसका मतलब इस पंक्ति से हमें 2 बातें समझ आ गई। एक तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है, लेकिन कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लड़कों की जितनी भी संख्या होगी उसमें 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। उदाहरण दिया था ना अभी कि अगर लड़कों की संख्या 10 है तो लड़कियों की कितनी होगी? लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, लड़के 10 हैं तो लड़कियां कितनी होगी? 10 × 4 14। इसका मतलब हमें पहले लड़कों की संख्या पता हो तो लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि लड़कों की संख्या जितनी भी होगी उसमें सिर्फ 4 जोड़ना है, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ये बात समझ आई बच्चों? मोटे तौर पे हमें 3 बातें पता चली। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसका कारण क्योंकि इसका समीकरण बनाने में उपयोग होने वाला है। लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं, पहली बात। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले किसकी संख्या पता होनी चाहिए? लड़कों की। उसमें 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। एक ही पंक्ति से 3 बातें मिली। इसका उपयोग कैसे करना है आगे बताऊंगा। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या बताइए। कितने लड़कों ने भाग लिया और कितनी लड़कियों ने? तो आइए शुरुआत करते हैं इसको हल करने की। हल, इस प्रश्न को समझने के बाद एक बात तो आप सबको समझ आ गई होगी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या जब तक हमें पता नहीं चलेगी तब तक ये सवाल हम हल नहीं कर सकते। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यही चीज तो निकालनी है, और आप कह रहे हो कि यही चीज अगर पता नहीं है तो हम सवाल हल नहीं कर सकते। तो इसका तरीका है, हम लड़कों और लड़कियों की संख्या को फिलहाल मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक चर राशि। कैसे? और सबसे पहले किसकी संख्या पता होनी चाहिए आपको? लड़कों की संख्या। तो माना लड़कों की संख्या। कितनी ले लेते हैं? x। और लड़कियों की संख्या कितनी ले लेते हैं? y। दोनों अलग अलग संख्या है ना। और वैसे भी ये 2 चर वाली समीकरण बनानी है तो 2 चर तो होने चाहिए। चर का मतलब बच्चों, आमतौर पे आप अंग्रेजी के अक्षर समझते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग चर को दिखाने के लिए किया जाता है, या कहें अज्ञात राशि के लिए भी किया जाता है। जब हमें किसी का मान ना मालूम हो, किसी की संख्या ना मालूम हो, तो वहां पर भी हम x और y इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे लड़कों की संख्या में मालूम नहीं है, मान लिया x, और लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं, y। अब प्रश्नानुसार ये बात आपने जरूर लिखनी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि प्रश्न के अनुसार अब मैं आगे हल करने वाला हूं। चलिए अब हम समीकरण बनाते हैं। बच्चों कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो भाई इसका क्या उपयोग होगा, या इसका उपयोग कैसे करें, इससे समीकरण कैसे बनाएं? तो आप में से बहुत से बच्चों को समझ आ चुकी होगी बात। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इसका मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो वो कितने के बराबर आएंगे? 10 के बराबर आएंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थी ही 10 है। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो हमारे पास कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 10। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है, यानी ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। लड़कियां लड़कों से ज्यादा है, यानी ये बराबर तो हो नहीं सकती। बराबर करने के लिए क्या करें भाई? लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, यानी अगर 4 लड़के और हो जाएंगे तो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। अभी तो लड़कियां ज्यादा है ना, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी 4 लड़कियां ज्यादा हैं। तो एक काम करते हैं, 4 लड़के और, जितने लड़के थे उसमें 4 लड़के और जोड़ दिए, अब ये लड़कियों के बराबर हो गए। ऐसा क्यों किया? समीकरण बनाने के लिए। इसे हल करते हैं। क्या करें? आपने समीकरण का मानक रूप लिखना है। कैसे? तीनों पद एक तरफ। तो जरा इसे भी ठीक कर लें, इसे भी ठीक करते हैं और इसे भी। इसे यहां लिख रहा हूं x जमा y, और ये जो जमा के 10 है इधर आकर माइनस के 10 बराबर 0। इसे बोले समीकरण नंबर 1। अब जिधर x का मान पॉजिटिव, जिधर x पॉजिटिव है प्रयास करें बाकी सबको भी उधर ले जाएं। इसका मतलब y भी उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां करता हूं पहले, x जमा में 4, ये जमा के y उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस के y बराबर, इधर कुछ नहीं रह गया तो क्या लिखेंगे? 0। जरा इसे ठीक ढंग से लिखते हैं। मतलब पहले x वाला पद आता है, फिर y वाला, तो y वाला पद का चिन्ह माइनस है, वो भी इसके साथ लेके आना है, और फिर जमा के 4 और बराबर में 0 लिखेंगे। ये आपकी समीकरण 2 आ गई। इसमें बात ये ध्यान रखने की है कि बराबर में 0 इधर की बजाय उधर लिख दो, और ये वाले पद इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समीकरण बनानी आ गई। तो बच्चों समीकरण कैसे बनती है ये समझ आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपके पास अभी आने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों अगला सवाल है, फिर वही बात, बड़े ध्यान से इसे पढ़ना है और समझना है। आइए पढ़ते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, रुपए का निशान ये होता है, रा बनाकर बीच में एक लाइन, ये रुपए का निशान है बच्चों। अब पहले हम ऐसे लिखते थे 50 रुपए, अब हमें ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 50 रुपए। एक बात और ध्यान की होगी आपने, बोल में 50 रुपए रहा हूं, लेकिन जो रुपए का चिन्ह है लगा उसे आगे रहा हूं। तो ये याद रखना है कि जो लिखने में रुपए का चिन्ह है वो आगे लिखा जाता है, लेकिन बोलने में पीछे ही आएगा। यानी मैं इसे पढ़ूंगा 50 रुपए, निशान लिखने में रुपए का चिन्ह आगे लगाना है, पीछे नहीं लगाना लिखने में, लेकिन बोलने में ये पीछे ही बोला जाएगा 50 रुपए। बच्चों ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। यानी
एक किताब की दुकान पे गया होगा बच्चा, उसने वहां से 5 तो पेंसिल ली और 7 कलम, कलम यानी बच्चों जिसे आप पेन कहते हैं, पेन को हिंदी में कलम बोला जाता है। तो उसने 5 पेंसिल और 7 पेन लिए और कुल कितने रुपए दिए? 50 रुपए। फिर जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है, उसके साथ उसका एक दोस्त और गया। उसने क्या कहा? उसने 7 पेंसिल और 5 पेन लिए और कुल कितने रुपए दिए दुकानदार को? 46 रुपए। ध्यान दीजिए, आपने 5 पेंसिल ली थी और 7 कलम 7 पेन लिए, आपने दुकानदार को 50 रुपए दिए। और आपके दोस्त ने 7 पेंसिल ली और 5 पेन लिए, कुल कितने रुपए दिए? 46। तो सवाल ये उठता है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या है? बच्चों बहुत आसान सवाल है। अब मैं 2 बातें आपको बड़ी जरूरी बता देता हूं। सवाल की रकम में जो भी परिस्थितियां दी गई हैं उन सभी का इस्तेमाल जरूर होगा, यानी 5, 7, 50, ऐसे ये 7, 5, 46, इन सब का उपयोग जरूर होगा। दूसरी बात, इस प्रकार के सवालों में आमतौर पे जो चीज आपने ज्ञात करनी है, सवाल की शुरुआत वहीं से करनी होती है। 2 बातें ध्यान रहेगी। पहली बात, सवाल में जो भी चीज आपको दी गई है उसका इस्तेमाल जरूर होगा। कैसे होगा? यही सवाल निकालने की तरीका है। दूसरा, सवाल में जो चीज आपने ज्ञात करनी है, एक पेंसिल का मूल्य है, एक कलम का मूल्य है, ये ज्ञात करना है, ये निकालना है, सवाल की शुरुआत भी यहीं से होगी। मतलब अगर आपको पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य नहीं पता तो उसे मान लें, क्योंकि पेंसिल के मूल्य और कलम के मूल्य को माने बिना आप सवाल हल नहीं कर सकते। तो आगे ना वही बात कि जो चीज आपने निकालनी है सवाल में, उसी से शुरुआत होगी। आइए करते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, मैंने बोला था ना बोलने में पीछे आएगा लेकिन लिखने में आगे। एक कलम का मूल्य y रुपए। अब बच्चों प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जैसा दिया गया है मैं उसके अनुसार अब समीकरण बनाऊंगा, ये बात आपने जरूर लिखनी है। प्रश्नानुसार। इस सवाल में समीकरण बनाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको यह सवाल समझने में बड़ी आसानी रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, आप किसी दुकान पे गए, आपने पेंसिल और पेन लेने, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मुझे पक्का पता है, आप सबसे पहले उनका रेट पूछेंगे, मूल्य पूछेंगे। आप दुकानदार से कहेंगे कि भैया या अंकल, जो भी आप कहते हैं, एक पेंसिल का क्या मूल्य है? मान लो उसने कहा भी 2 रुपए है, ठीक है ना, ये पेंसिल का मूल्य आएगा। आपने पेन भी खरीदना है, पूछा कि अंकल ये वाला पेन कितने का? उसने कहा बेटे 5 रुपए का। पेन कह लें या कलम कह लें, एक ही बात है। अब आपने कहा कि अंकल मुझे आप 5 तो पेंसिल दे दो और 4 पेन दे दो। पेंसिल कितनी ली आपने? 5, और पेन कितने लिए? 4। तो आप मन ही मन में कैलकुलेशन करेंगे ना, जमा घटा गुणा भाग, ताकि, और आप उसको बताने की बजाय दुकानदार से पूछेंगे कि अंकल कितने रुपए बने, वो बताएगा और आपने भी अपने मन मन में ये सारी कैलकुलेशन कर ली होगी। दोनों अगर ठीक होंगे तो आप पैसे दे देंगे। तो अब 5 पेंसिल ली आपने 2 रुपए की, यानी कितने रुपए बने पेंसिल के? 5 दूनी 10, यानी जितनी पेंसिल थी उसको उसके मूल्य से गुणा कर दो, आपके पास पेंसिल का कुल मूल्य आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही बच्चों, आपने 4 पेन लिए, एक पेन 5 रुपए का है, तो 4 पेन, बड़ा आसान है, 4 पंजे 20, यानी जितने पेन लिए उसको उसके मूल्य से गुणा करा देंगे तो आपके पास पेन के कुल मूल्य आ जाएगा 20 रुपए। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपने दुकानदार को कितने पैसे देने हैं, कुल 30 रुपए। मुझे लगता है मैंने जो ये बात समझाई आपको समझ आ गई होगी। आइए अब इसी का उपयोग हम सवाल को हल करने में करेंगे। कैसे, देखिए बच्चों, आपको एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक पेन कह लें या कलम, उसका मूल्य y रुपए है। कितनी पेंसिल ली आपने, 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की है, तो पेंसिल के कितने रुपए बनेंगे, जितनी पेंसिल है उसको उसके मूल्य से गुणा करा दें, यानी 5 गुना x, ये पेंसिल के कुल मूल्य आ गए। जैसे वहां पर किया था, 5 पेंसिल 2 रुपए की आती थी, तो जितनी पेंसिल है उसको उसके मूल्य से गुणा करा दो, पेंसिल के कुल रुपए आ जाएंगे। अब एक कलम y रुपए की आती है, तो 7 कलम कितने की आएगी, 7 गुना y, जितने कलम उसको उसके मूल्य से गुणा करा दें, आपके पास कलम के कुल रुपए आ जाएंगे। पेंसिल और कलम के रुपयों को जोड़ देंगे तो आपके पास दुकानदार को कितने देने हैं, वो आ जाएंगे। और दुकानदार को कितने दिए आपने, 50 रुपए, यानी पेंसिल के कुल मूल्य, कलम का कुल मूल्य मिलाकर आपके पास दुकानदार को कितने दिए, वो मूल्य आ जाएगा, और वो आपको दे रखा है 50 रुपए। तो ये पहली समीकरण बन गई, 5x जमा 7y, और ये 50 भी इधर ले आए, माइनस के 50, जमा के 50 इधर आकर माइनस के 50 हो जाएगा, बराबर में उधर कुछ नहीं रहेगा तो 0। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण अब आपको समझ आ गई होगी। देखिए 7 पेंसिल खरीदी, भाई 7 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल कितने की आती है, x रुपए की, तो 7 पेंसिल कितने की आएगी, 7 गुना x। 5 पेन या 5 कलम, एक कलम y रुपए की आती है, तो 5 कलम कितने की आएगी, 5 गुना y, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दुकानदार को कितने देने हैं, वो हमें दे रखे हैं 46 रुपए। अब इसे लिखेंगे कैसे, मैं जरा यहां लिख रहा हूं, 7x, 7 गुना x क्या बन जाएगा, 7x जमा 5y, और ये जमा के 46 इधर ले आइए, माइनस के 46, बराबर उधर क्या आ जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2। तो आपने रकम को पढ़कर समीकरण बनानी सीख ली। बहुत आसान सवाल था बच्चों। आइए एक सवाल और हल करते हैं। बच्चों अब इस सवाल को आयु वाले सवाल बोलते हैं। जरा पहले रकम पढ़ते हैं और फिर इस सवाल को कैसे हल करना है उसको समझेंगे। आफताब किसी व्यक्ति का नाम है, अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे, यानी आफताब कह रहा है, मैं का मतलब है यहां आफताब, तुमसे यानी अपनी बेटी से कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी यानी 7 गुनी, गुनी मतलब गुना कर दो। उदाहरण के लिए अगर उसकी बेटी 10 साल की है तो उसका पिता कितना होगा, 10 सत्ते 70 साल का। 7 गुनी यानी 7, जितनी बेटी की आयु है उसको 7 से गुना कर दो, पिता की आयु, आफताब की आयु आ जाएगी। आगे, अब से 3 वर्ष बाद, अब यानी वर्तमान की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद बेटे, जैसे मान लो आज किसी की आयु 10 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 में 3 जोड़ देंगे 13 साल, 10 जमा 3 13 साल हो जाएगी। तो आज से 3 साल बाद मैं यानी आफताब तुमसे यानी अपनी बेटी से कह रहा है, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से 3 साल बाद मैं सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। मान लेते हैं बेटी की आयु 15 साल है तो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 15 तिहाई, 15 गुना 3, क्योंकि 3 गुना है, 15 तिहाई 45 साल का। ये एक उदाहरण दिया है समझने के लिए, 7 गुनी और 3 गुनी का क्या मतलब होता है। आफताब और उसकी पुत्री की आयु
ज्ञात करो। इस सवाल को करने से पहले एक सवाल आप बच्चों को अपने मन में पूछना चाहिए। क्या? उदाहरण के लिए चलिए मैं आप सभी बच्चों से अपने बारे में पूछता हूं। मैंने पूछा कि बताइए बच्चों, मेरी आयु आज से 4 साल बाद कितनी होगी? आप सोचने लगे होंगे। कुछ ने तो आयु सोच भी ली होगी, भाई सर ऐसे दिख रहे हैं तो पक्की बात है इतने साल के होंगे। लेकिन मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि मेरी सही एज बतानी है, बिल्कुल सही एज सोचनी है। तो कुछ बच्चों का जवाब आएगा कि सर हम आपकी 4 साल बाद कितनी आयु होगी नहीं बता सकते। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि सर हमें आपकी आज की आयु नहीं पता। आज की आयु को बोला जाता है वर्तमान आयु। जो आज आपकी आयु है उसे बोला जाता है वर्तमान आयु। जब तक आप बच्चों को मेरी आज की आयु, वर्तमान आयु नहीं पता होगी, तब तक आप मेरी 4 साल बाद कितनी एज होगी बता ही नहीं सकते। चलिए मैं कहता हूं कि मेरी आज की आयु, वर्तमान आयु 30 साल है। तो अब आप क्या बता सकते हैं मेरी 4 साल बाद आयु कितनी होगी? बिल्कुल 30 × 4 34 साल। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरी 5 साल पहले कितनी आयु थी, 5 साल पहले, अब आपको मेरी आज की आयु, वर्तमान आयु पता है 30 साल, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 30 में से 5 घटा दीजिए, यानी 25 साल थी। इसका मतलब आपको भविष्य की आयु 3 साल बाद, 5 साल बाद या 7 साल पहले, 4 साल पहले, ये आयु तब पता होगी जब आपको वर्तमान आयु पता होगी। बात समझ आ रही है बच्चों? आइए इस सवाल को अगर हम एक बार दोबारा पढ़ें और ढूंढें कि क्या इस सवाल में आपको आफताब और उसकी पुत्री की आज की आयु, वर्तमान आयु दे रखी है। देखते हैं। आफताब अपनी बेटी से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज से 3 साल बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यह शब्द मैंने जानबूझकर नहीं लिखा ना, यानी वर्तमान आयु तो हमें मालूम ही नहीं है, आज की आयु हमें पता ही नहीं है, तो हम ये सवाल हल नहीं कर सकते। और फिर मेरी बात याद है ना, सवाल में जो चीज ज्ञात करनी है शुरुआत वहीं से होगी। क्या ज्ञात करनी है? आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। माना आफताब की आयु X वर्ष। अब भी हमें पता तो है नहीं भाई 40 साल का है, 50 साल का है आफताब। तो जब कोई चीज हमारे लिए हमें मालूम ना हो, अज्ञात हो, तो हम चर का प्रयोग करते हैं X। मान लिया उसकी आयु X वर्ष। X कुछ भी हो सकता है। वह उसकी पुत्री की आयु Y वर्ष। ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा था सवाल में जो भी पंक्ति, जो भी लाइन आपको दिया उसका इस्तेमाल जरूर होगा। चलिए 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? वो कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना था। बेटे इन दोनों की आयु में क्या संबंध है? 7 गुना है आफताब अपनी बेटी से। लेकिन संबंध तो हम तब निकालें जब आपको 7 साल पहले की आयु पता हो। ये 7 साल पहले की आयु नहीं है, ये तो वर्तमान आयु है। ये आफताब की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु। इसको मैं जरा ठीक करके लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब 7 साल पहले दोनों की क्या आयु थी वो निकालते हैं। 7
इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु लिखेंगे, वर्तमान आयु नहीं, वर्तमान तो आज की आयु है, 7 साल पहले की क्या लिखेंगे, आयु, सिर्फ आयु लिखेंगे। बड़े 7 साल, आज किसी की आयु 10 साल है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, कितनी थी उसकी आयु, 10 में से 7 घटा देंगे, जितने साल पहले की आयु पूछ रहे हो। तो आज की आयु आफ्ताब की x है, तो 7 साल पहले कितने की होगी, x माइनस 7 वर्ष। वह 7 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है बिल्कुल यही शब्द यहां पर लिखे जाएंगे, उसकी पुत्री की आयु, आज उसकी आयु y वर्ष है, तो 7 साल पहले यानी उसकी आज की आयु में से 7 को माइनस कर दें, आज है उसकी आयु y माइनस 7, 7 साल पहले की आयु आ गई। अब हमारे पास 7 साल पहले की आयु आ चुकी है दोनों की, अब क्या संबंध है, तो उससे पहले लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। बच्चों यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां हल कर रहा हूं। प्रश्नानुसार, मैं यानी आफ्ताब कह रहा है, तुमसे यानी अपनी बेटी से कह रहा है 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब की कितनी आयु है, x माइनस 7, अपनी बेटी से कितने गुना है, 7 गुना है। आफ्ताब कह रहा है मैं, ये आफ्ताब की आयु होगी, मैं तुमसे अपनी बेटी से 7 गुना है, ठीक है ना। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, मैं यानी आफ्ताब की आयु, कौन सी आयु, 7 साल पहले की, तुमसे यानी अपनी बेटी की आयु से, 7 साल पहले वाली जो आयु है उससे 7 गुनी यानी 7 गुना था। इसे सरल करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने का क्या नियम होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस का चिन्ह है, तो जैसे अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलने पर उसके अंदर जो भी पद हैं उनके चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर कौन है, प्लस का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, x प्लस का है, अभी भी प्लस का रहेगा, 7 माइनस का है, माइनस का। इधर ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे 7 से गुणा करते हुए, तो चलिए पहले 7 की गुणा y से होगी, गुणा करने से पहले चिन्हों की गुणा, 7 का चिन्ह क्या है प्लस, y का भी क्या है कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस 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 7 गुणा y, फिर 7 की गुणा इस वाले 7 से होनी है, प्लस माइनस माइनस 7 गुणा 7। चलिए हो गया x माइनस 7 बराबर 7 गुणा y यानी 7y माइनस 49। अब एक काम करते हैं, सभी एक तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ 0, जिधर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है ना, x के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी बाकी सबको भी इस तरफ ले आओ। चलो ले आते हैं x, ये 7y प्लस का है, इधर आकर माइनस के 7y, ये माइनस का 7 यहीं पर है लेकिन तीसरे नंबर पर ले गए, माइनस का 49 क्या बन जाएगा प्लस का 49, बराबर इधर कुछ नहीं रहेगा तो 0। अब x ऐसे कैसे रहेगा बच्चों, माइनस के 7y भी ऐसे कैसे रहेगा, माइनस 7 और जमा के 49 को हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, और घटाते हमेशा बड़े में से छोटी संख्या, 49 में से 7 गया 42, लेकिन 42 का चिन्ह, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है 49, उसका चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है प्लस है तो इसका भी प्लस आएगा, और बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। समझ आया बच्चों। अब हम दूसरी लाइन को हल करेंगे, कौन सी लाइन, ये वाली, अब से 3 वर्ष बाद यानी आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे यानी आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आइए इसे हल करते हैं। बच्चों 3 साल बाद की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही, 3 साल बाद, तो पहले 3 साल बाद की आयु तो निकालनी है दोनों की। ये आपको वर्तमान आयु दी हुई है आज की, 3 साल बाद की नहीं दी हुई,
जरा समझते हैं। आज किसी की आयु 15 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 15 है आज, 3 साल बाद 15 में 3 जोड़ दीजिए, 15 जमा 3 18 साल की। तो पहले 3 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं इनकी। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आज उसकी आयु x है, 3 साल बाद यानी 3 और जुड़ जाएगा, जमा 3, ठीक है ना। फिर 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, वर्ष जरूर लगाए बच्चों। आज उसकी आयु y है तो 3 साल बाद 3 और उसमें जुड़ जाएगा, y जमा 3 वर्ष। अब रकम बढ़ते हैं। 3 साल बाद मैं यानी आफताब यानी कितनी आयु है? x जमा 3, तुमसे यानी y जमा 3, मैं यानी मेरी आयु, आफताब की आयु लिखनी है, तुमसे यानी उसकी पुत्री की आयु कितने गुना हो जाएगी? 3 गुनी। आफताब कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसकी आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना कर दो। समझ में आया समीकरण? अब इसको हल करते हैं। ब्रैकेट के बाहर प्लस, तो अंदर वाले पदों के चिन्हों में कोई फर्क नहीं, x प्लस का है, अभी भी प्लस का, 3 भी प्लस। अब इधर 3 और y की गुणा करते हैं, प्लस 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 3 गुना y, प्लस 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 3 तिहाई 9। सबको एक तरफ ले आते हैं, जिधर x प्लस का है बाकी सबको भी उधर दूसरी तरफ 0 छोड़ दें, तो x जमा के ये 3 गुना y 3y बन जाएगा बच्चों, जमा के 3y इधर माइनस के 3y, जमा के 3 ये इधर ही है, इधर ही रहेगा, लेकिन दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे खिसक गया, जमा के 3 और जमा के 9 उधर आकर माइनस के 9, बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0। x माइनस 3y जमा के 3 और माइनस के 9, इसको हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6 और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का, यानी माइनस, बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। बच्चों, रकम पढ़कर हमने समीकरण कैसे बनानी है ये आपको समझ आ गई होगी। बच्चों, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, आइए पहले रकम को पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक आयताकार बाग यानी बगीचा, और कैसा है? आयताकार यानी आयत के आकार का। जरा मैं आपको समझा देता हूं, ये इस प्रकार की आकृति आयत कहलाती है। एक चतुर्भुज है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है आयत की? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इनकी लंबाई बराबर है। अगर ये 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5। आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है, ये आयत की खास बात होती है। और जो आपकी बड़ी भुजा है उसे माना जाता है लंबाई, आमतौर पे उसे हम लंबाई लेते हैं, यानी अगर ये वाली भुजा लंबाई कहलाती है तो ये इसके बराबर है, ये भी क्या कहलाएगी? लंबाई कहलाती है। और जो छोटी भुजा है उसे हम चौड़ाई बोलते हैं। तो भाई आयत का तो ये गुण है, क्या गुण है? कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगर ये वाली भुजा चौड़ाई कहलाएगी तो ये भी चौड़ाई कहलाएगी, क्योंकि एक समान भुजाएं हैं। ये आपकी आकृति है आयत। मैं आयत के बारे में आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना इस सवाल में जरूरत है, यानी लंबाई और चौड़ाई की इसमें जरूरत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों, बात आती है इसके परिमाप की। परिमाप क्या होता है? परिमाप वास्तव में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा माप। परि का मतलब होता है बेटे हिंदी में किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना,
और माप यानी उसको मापना। तो आयत की ये जो बाउंड्री है, ये जो सीमा कहेंगे, इसका एक चक्कर का माप कितना होता है, वो इसका परिमाप कहलाता है। परि माने एक चक्कर लगाना उस आकृति का और उसको मापना, परिमाप। तो बच्चों, आप ने इस पूरे को मापना है, ये कुल कितनी लंबाई का, ये कुल कितना है, वो उसका परिमाप है। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, बड़ा आसान है, आयत का परिमाप बच्चों, आप क्या करोगे इसका परिमाप निकालने के लिए। मान लो आपको ये पता होता कि ये 10 मीटर है, तो 10 और ये 5 मीटर है, तो 10 जमा 5 फिर जमा 10 जमा 5, ये पूरा एक चक्कर पूरा हो गया। और इसकी लंबाई सबकी माप लेंगे, जोड़ देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। अब ये काम करते हैं, इस भुजा को क्या माना हुआ है, लंबाई, यानी ये पूरी भुजा लंबाई होगी। फिर यहां से चलकर हम इस भुजा पर चले, ये सारी भुजा क्या है, चौड़ाई। फिर यहां से यहां पर चले, फिर हमें क्या लंबाई जोड़ देनी है और फिर यहां पर चौड़ाई, यहां पर चक्कर पूरा हो जाएगा, जमा चौड़ाई। बच्चों, 2 बार लंबाई जोड़नी है, 2 बार चौड़ाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार लंबाई जोड़ने का मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। और इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें एक जैसी कोई संख्या है, बिल्कुल है 2, तो इसे बाहर रख लेते हैं, जिसे कॉमन कहते हैं। अंदर क्या रहेगा, इधर 2 तो बाहर रख लिया, क्या रहेगा, लंबाई, जमा ये वाला 2 बाहर रख लिया, क्या रहेगा, चौड़ाई। और ये आपके पास आयत के परिमाप निकालने का सूत्र तैयार हो गया। मतलब अगर आपको आयत का परिमाप निकालना है, ये इसकी बाउंड्री कितनी लंबी है, उसको निकालने का सीधा फॉर्मूला, सूत्र क्या करना है, आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। लंबाई की जगह लंबाई रखना, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना और उसको 2 से गुणा करा देना, आपके पास परिमाप आ जाएगा कि आयत की बाउंड्री कितनी लंबी है, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि पहले ब्रैकेट को हल करना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई को पहले जोड़ना है, जो उत्तर आएगा फिर 2 से गुणा करना है। इस सूत्र में यह बात ध्यान रखनी है कि पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, जितनी भी लंबाई और चौड़ाई है आयत की, और फिर उसको 2 से गुणा करना है, तो आपके पास आयत का परिमाप आ जाएगा। अब बच्चों, इसका उपयोग होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बताया। आइए अब हम सवाल को हल करते हैं। चलिए रकम पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बच्चों, ये जो हमने पंक्ति, ये जो लाइन हमने पढ़ी, ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही है, और कंफ्यूज इसमें जानबूझकर किया गया है। कैसे? ये जो चीज है, इतनी चीज है, ये बीच में वैसे ही डाल दी गई है। वैसे तो ये लाइन ऐसे बननी चाहिए थी, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी ये लाइन अलग है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए, उलझाने के लिए ये बीच में डाल दी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आपने इस पूरी लाइन में इसको पढ़ना है। एक आयताकार बाग है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। और इसको अलग पढ़ना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात करें। बेटे, विमाएं, लंबाई और चौड़ाई दोनों को विमाएं भी बोला जाता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। इसकी बजाय मैंने सीधा ये लिख दिया कि बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज्ञात करना है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई पता ही नहीं, और मैंने कहा था जो चीज सवाल में निकालनी है, ज्ञात करनी है, शुरुआत वहीं से होगी। यानी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, और लंबाई और चौड़ाई आपको पता नहीं है तो मान लें, क्योंकि उसके बिना आपकी समीकरण नहीं बनेगी। तो चलिए
मानने से पहले एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। जरा इस लाइन को पढ़ते हैं। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 मीटर। इसका मतलब लंबाई अगर आपने निकालनी है तो आपको चौड़ाई पता होनी चाहिए पहले, क्योंकि बोला है ना चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, यानी चौड़ाई जितनी भी चौड़ाई होगी उसमें 4 मीटर और जोड़ देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? लंबाई। इस प्रकार की रकम पहले सवाल में भी आई थी, अगर समझ ना आई हो तो यहां समझें। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, अधिक है यानी ज्यादा है, यानी लंबाई बड़ी है और चौड़ाई छोटी है। एक बात तो यह समझ में आ रही है, कितनी बड़ी है लंबाई चौड़ाई से? 4 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको चौड़ाई पता हो, मान लो चौड़ाई आपकी 20 मीटर है, तो बस चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा, यानी 20 से 4, 20 जमा 4, लंबाई 24 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब इस पंक्ति से हमें यह पता चल गया कि आपको चौड़ाई पहले पता होनी चाहिए और लंबाई बाद में, है ना? ये चलो, लेकिन अभी शुरुआत हम करते हैं दोनों को मानकर। माना बाग की लंबाई x, अलग अलग चौड़ाई मानते हैं पहले, और बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं? y। अब प्रश्न अनुसार बच्चों, प्रश्न अनुसार ये लिखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न के अनुसार अब हम हल करेंगे। लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई से। लंबाई कितनी है? y, और चौड़ाई कितनी है? x। आपको यह पता है कि लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, ये बड़ी है, यानी ये बराबर नहीं हो सकती। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? अगर आप बच्चों लंबाई चौड़ाई को बराबर करना चाहते हो तो पहले ये देखो, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 मीटर, यानी ये 4 मीटर कम है। अगर इसमें 4 मीटर और जोड़ दें चौड़ाई में तो ये लंबाई की क्या हो जाएगी? बराबर, और ये समीकरण बन जाएगी। जिधर x का मान प्लस में है उधर सभी को उधर ले जाए, तो क्या करना है? x जमा 4, ये तो पहले से थी, माइनस के y और आएगा, बराबर, इधर कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? 0। इसको थोड़ा ठीक लिखते हैं, पहले x फिर y के साथ उसका चिन्ह भी जाएगा यानी माइनस y, और फिर जमा के 4 बराबर 0, इधर की बजाय उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई बच्चों। मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। मैं एक बार फटाफट, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है तो लंबाई लिख ली थी और चौड़ाई लिख ली थी। लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं हो सकते क्योंकि लंबाई ज्यादा है। अगर इसको बराबर करना है चौड़ाई के, तो चौड़ाई में 4 मीटर और जोड़ दो ताकि बराबर हो जाए, और फिर इसको हल करके समीकरण बना लेंगे। अब दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? तो इस लाइन का इस्तेमाल होगा। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आइए इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं दे रखा, अर्ध, अर्ध माने आधा परिमाप। तो चलिए, आयत का अर्ध परिमाप। तो बच्चों परिमाप क्या दिया हुआ है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये परिमाप होता है। यही फॉर्मूला होता है ना, 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। लेकिन परिमाप नहीं है, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। तो आधा कर दो, आधा का मतलब है, किसी का भी आधा करने का मतलब है उसको 2 से भाग कर दो। समझ गए? आयत का अर्ध परिमाप कैसे बनाएंगे? परिमाप ये होता है 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, अर्ध का मतलब आधा, तो जो भी परिमाप है उसका आधा, आधे का मतलब उसको 2 से भाग कर दो, यानी बटे में 2 लगा दो। अब इस समीकरण में जिस का मान आपको पता है वो रखते जाइए। चलिए रखते हैं। आयत का अर्ध परिमाप मालूम है? बिल्कुल, आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर, यानी 36 आ गया। एक काम और हो सकता है, ये 2 इधर गुना में है और ये 2 भाग में है, इसको कैंसिल करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, नीचे क्या आया? 1 छोड़ दें, 1 गुना में आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या रह जाएगा? ऊपर सिर्फ लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? y, जमा चौड़ाई कितनी है बच्चों? x,
बराबर क्या आ गया 36। जरा इसे ठीक ढंग से लिख लेते हैं। पहले x जमा का है, यहां भी जमा कराएगा, y जमा का है, यहां भी जमा कराएगा। जगह बदलने से चिन्हों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये 36 बराबर के इस तरफ से उस तरफ आएगा तो चिन्ह में फर्क पड़ेगा। लेकिन x और y एक ही तरफ थे, बस जगह बदली उनकी, इसीलिए उनके चिन्हों पर फर्क नहीं पड़ा। x पहले भी प्लस का था, अब भी प्लस का, y पहले भी प्लस का था, अब भी प्लस का, बस जगह बदल गई। पहले दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे आ गया, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे चला गया। ये जो 36 है जमा के है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 36, बराबर इधर क्या रह जाएगा 0। इसको थोड़ा और ठीक करते हैं। x जमा वाई माइनस के 36 बराबर 0, इधर की बजाय इधर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। तो बच्चों, रकम पढ़कर समीकरण कैसे बनाते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।